आराध्या की शादी को 3 साल बीत चुके थे। जब से उसकी शादी हुई थी तब से वो कभी इस स्टेट में तो कभी किसी स्टेट में इसी तरह घूम रही थी, क्योंकि उसका हस्बैंड मोहित एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। इस बार मोहित का ट्रांसफर भोपाल में हुआ था। उन्हें इस बार एक बहुत बड़ा और सुंदर विला अलॉट हुआ। इस बार आराध्या खुश थी क्योंकि ट्रांसफर के साथ साथ इस बार मोहित का प्रमोशन भी हुआ था। कुछ महीनों पहले ही मिस्टर बख्शी का भी प्रमोशन हुआ था। मिस्टर बख्शी मोहित के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी पत्नी के साथ आराध्या की खूब जमती थी, तो इसीलिए वो भी बहुत खुश थी। पहली बार गवर्नमेंट ने तुम्हारा ट्रांसफर किसी अच्छी जगह पर किया है। अच्छा, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए मिसेस बख्शी के पास जाऊंगी। उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया था। जब घर अच्छी तरह से सेट हो जाएगा तो हम भी उन्हें इनवाइट करेंगे। ओके, मैं भी बस अभी ऑफिस के लिए निकल ही रहा हूँ। अगर तुम्हें भी साथ चलना है तो चलो, थोड़ी कंपनी दे दूंगा। ओके, तुम रुको, मैं पर्स लेकर आती हूँ। आराध्या अंदर से अपना पर्स लेकर आई और मोहित के साथ निकल गई। मिसेस बख्शी का विला उनके विला के पास ही था। आराध्या मिसेस बख्शी के घर गई तो उन्होंने उसका बहुत अच्छा वेलकम किया। अच्छा हुआ आराध्या कि मोहित का ट्रांसफर यहाँ पर हो गया, वरना मैं तो यहाँ पर इतनी बोर हो गई थी। अच्छा, वैसे तुम्हारा विला नंबर कौन सा है? विला नंबर 17 है। एक बार घर अच्छे से सेटल हो जाए फिर आप जरूर आना। क्या बोला तुमने? मैंने कहा कि एक बार घर अच्छे से सेट हो जाए तो आप जरूर आना। नहीं नहीं, तुमने कहा कि तुम्हें विला नंबर 17 मिला है। तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो क्या? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें उस विला के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप प्लीज इस तरह गोल मोल बातें मत घुमाओ। जो भी बात है प्लीज बता दो ना। आपकी ऐसी बातों से मुझे डर लगना शुरू हो गया है। अरे, विला नंबर 17 में बहुत साल पहले बैनर्जी फैमिली रहती थी। एक दिन वो अपने किसी फैमिली फ्रेंड के फंक्शन में गए और जब वापस आए तो उनकी बड़ी बहू की मौत हो चुकी थी। उसने खुद ही अपनी जान ले ली थी और उनके पूरे घर में काले जादू का सामान था। उनका कहना था कि उनकी बड़ी बहू अक्सर ही ये सब चीजें करती रहती थी और इसी वजह से उसका हस्बैंड उसे छोड़ना भी चाहता था। लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी फैमिली ने उस विला को छोड़ दिया। पर उसके बाद जो भी फैमिली वहां पर रहने के लिए आई वो ज्यादा दिन तक उस विला में रह नहीं पाई। क्या? देखो, आप मुझे डराओ मत। मुझे तो वैसे भी इन चीजों से बहुत डर लगता है। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ। सब कहते हैं कि वो विला हॉन्टेड है, लेकिन एक बात अजीब है कि सब कहते हैं कि वहां पर सबको एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। अब वो बच्चा कौन है ये कोई नहीं जानता। किसी ने भी वहां पर मिसेस बैनर्जी की स्पिरिट को कभी नहीं देखा। बस दिखता है तो सिर्फ एक बच्चा। लेकिन मैं तो तुम्हें कहूंगी कि एक रिक्वेस्ट डाल दो कि तुम्हारा विला नंबर चेंज कर दे। रिस्क मत लो। मिसेस बख्शी की ये बात सुनकर आराध्या बहुत डर गई। वो थोड़ी देर बाद घर आकर बैठी तो उसके दिमाग में पूरा दिन वही बात चलती रही। वो पूरा दिन कोई काम भी नहीं कर पाई। शाम को जब मोहित ऑफिस से घर आया तो घर की हालत देखकर उसे लगा कि उसकी तबीयत खराब है। अरे, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? घर को जैसे छोड़कर गया था बिल्कुल वैसा ही है। मोहित, आज जब मैं मिसेस बख्शी के पास गई तो उन्होंने बताया कि ये घर हॉन्टेड है। जो भी फैमिली यहाँ पर रहने आई उन्हें यहाँ पर किसी बच्चे की स्पिरिट दिखाई देती है और एक लेडी ने अपनी जान भी ले ली थी इस विला में। तुम प्लीज अपने डिपार्टमेंट में ये विला चेंज करने की रिक्वेस्ट डाल दो। अरे यार, तुम भी ना कैसी कैसी बातों में आ जाती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और अगर होता तो वो विला हमें मिलता ही नहीं। और वैसे भी अभी अभी मेरा प्रमोशन हुआ है तो मैं ऐसी सब चीजें नहीं करना चाहता। तुम ज्यादा सोचो मत, रेस्ट करो। आज मैं खाना भी बाहर से ही ऑर्डर कर लेता हूँ। मोहित ने खाना ऑर्डर किया और उन दोनों ने खाना खाया। पहली रात तो उस घर में बहुत अच्छे से बीत गई, लेकिन असली खेल तो उसकी अगली रात से होना शुरू हुआ। शाम का टाइम था, लगभग 6:30 बज रहे होंगे। मोहित ने कहा था कि वो आज लेट आएगा। उसे अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना था, तो आराध्या ने सोचा कि जब तक मोहित घर आएगा तब तक मैं डिनर बनाकर तैयार कर लेती हूँ। वो किचन में खाना बना रही थी। घर में सबसे पहले कुछ मीठा बनाने का रिवाज होता है, तो उसने हलवा बनाना शुरू किया। पूरे घर में उसकी खुशबू फैल गई। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे
ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? बच्चे के रोने की आवाज सुनकर आराध्या हैरान रह गई, क्योंकि उसके अलावा तो वहां पर मेड भी नहीं थी और किसी बच्चे के रोने की आवाज आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसे लगा शायद ये उसके मन का वहम है, इसलिए उसने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया। तभी उसके किचन की खिड़की पर नॉक हुआ। उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। तभी उसे बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। उसे लगा कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया, इसलिए वो बाहर गार्डन में देखने चली गई। देखा तो गार्डन में नया पौधा गिरकर टूट गया था। वो जैसे ही उसे उठाने के लिए झुकी तो उसकी नजर गार्डन में कोने पर पड़ी। घर की दीवार के पीछे से छिपकर कोई उसे झांक झांक कर देख रहा था। थोड़ा अंधेरा हो गया था तो चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो एक बच्चा था, लेकिन आम बच्चे जैसा नहीं। भयानक और कटा फटा चेहरा, लाल आंखें और कपड़े भी फटे हुए थे। उम्र महज 3-3.5 साल होगी। उसने रोते हुए उसकी तरफ देखा और वहां से भाग गया। आराध्या ने हिम्मत करके आगे की तरफ जाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी उसे मिसेस बख्शी की कही हुई बातें याद आ गई। वह जल्दी से हाँफती हुई घर के अंदर आई। वो इतनी डर गई थी कि तुरंत मोहित को फोन किया, लेकिन मोहित का फोन नहीं लगा। तभी उसे किचन से कुछ आवाज आई। उसने जाकर देखा तो हलवे की कढ़ाई नीचे फर्श पर गिरी हुई थी और सारा हलवा जमीन पर फैल गया था। तभी उसे फिर से वहां पर किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर इस बार वो बहुत बुरी तरह घबरा गई। तभी उसे किचन के फ्लोर पर छोटे बच्चे के पैरों के निशान दिखाई दिए, जो अभी अभी उसके सामने बन रहे थे। जैसे कोई बच्चा अभी कीचड़ से खेल कर आया है और उसकी किचन में दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते वो पैरों के निशान किचन से बाहर खिड़की की तरफ चले गए। ये देखकर आराध्या के रोंगटे खड़े हो गए। वो इतनी डर गई कि तुरंत ही सब कुछ छोड़कर घर के बाहर जाकर बैठ गई और मोहित के आने का इंतजार करने लगी। वो मोहित को कॉल करने लगी, लेकिन मोहित के पास कॉल भी नहीं लग पा रही थी। आराध्या को बार बार वहां पर किसी बच्चे के होने का आभास हो रहा था। तभी थोड़ी देर बाद मोहित घर आया तो आराध्या को घर के बाहर बैठा हुआ देखकर वो भी हैरान रह गया। अरे, ये तुम इस तरह यहाँ पर घर के बाहर क्यों बैठी हो? वो अंदर कोई है, वही बच्चा जिसके बारे में मिसेस बख्शी ने बताया था। प्लीज यहाँ से चलो, हम अंदर नहीं जाएंगे। अरे यार, मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी बातों पर कैसे भरोसा कर सकती हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे, कोई वहम नहीं है। देखो, वैसे भी इस घर में एक लेडी ने अपनी जान दे दी थी और पता नहीं ये बच्चा मुझे क्यों नजर आ रहा है। शायद वो नहीं चाहता कि हम इस घर में रहें। प्लीज तुम चलो यहाँ से, और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता ना तो किचन में आओ मेरे साथ। उसके पैरों के निशान है वहाँ पर, और उसने किचन में रखी हुई हलवे की कढ़ाई भी नीचे गिरा दी थी। अभी भी किचन में सब फैला हुआ है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आराध्या मोहित को खींच कर किचन में लेकर गई, लेकिन जब वो किचन में पहुंची तो ना तो वहां पर किसी बच्चे के पैरों के निशान थे और किचन भी बिल्कुल साफ था। खाना भी अपनी जगह पर रखा हुआ था, जिसे देखकर आराध्या के होश उड़ गए। ये कैसे हो गया? अभी तो सब कुछ यहाँ पर फैला हुआ था और बच्चे के पैरों के निशान भी थे। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। रिलैक्स हो जाओ आराध्या, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम ऊपर चलो और थोड़ी देर आराम करो। घर शिफ्ट करने की थकान में शायद तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। मोहित आराध्या को ऊपर कमरे में ले गया और वहीं पर खाना भी ले आया। वो दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। तभी खाना खाते खाते अचानक आराध्या को उल्टी जैसा मन हो गया। वह जल्दी से भागकर वॉशरूम में गई और उसे वॉमिट होनी शुरू हो गई। तभी आराध्या ने देखा कि उसके मुंह से खून गिर रहा है और उसके मुंह से खून की उल्टियां हो रही है। तभी डर के मारे अचानक आराध्या का ध्यान वॉश बेसिन पर लगे शीशे पर पड़ा तो उसके पीछे वही बच्चा खड़ा दिखाई दिया, जो भयानक तरीके से हंसते हुए उसे ही देख रहा था। आराध्या बुरी तरह डर गई। वो शीशे में देख रही थी कि वह बच्चा उसी की ओर बढ़ रहा है। वो जोर जोर से चीखने लगी
और डर के मारे उसने शीशे पर वहां रखी शैम्पू की बोतल दे मारी और वो शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। उसके चिल्लाने और शीशा टूटने की तेज आवाज सुनकर मोहित जल्दी से वहां पर आया तो देखा कि बाथरूम के फर्श पर कांच बिखरा हुआ है और आराध्या जोर जोर से चिल्ला रही है। वो उसे पकड़कर जल्दी से बाहर लेकर आया और बेड पर लिटा दिया। वो बच्चा वहीं पर था मोहित, मैंने देखा उसे। प्लीज स्टॉप इट। पता नहीं ये मिसेस बख्शी ने तुम्हें कौन सी कहानी पढ़ा दी। अच्छा होता जो तुम उनसे मिलने ही नहीं जाती। पता नहीं क्या क्या हो रहा है तुम्हें। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूं। मोहित ने डॉक्टर को कॉल किया और थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर आराध्या का चेकअप करने के लिए घर पर आए। उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। क्या बात है डॉक्टर, आप इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुस्कुराने की बात तो है ही। अरे आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और बहुत ही जल्दी आपके घर में खुशियां आने वाली है। क्या? ओ माय गॉड, ये तो आपने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गुड न्यूज सुना दी। लेकिन क्या इसी की वजह से आराध्या को बार बार ऐसे भ्रम हो रहे थे? हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन आप चिंता मत करो। मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं। आपकी वाइफ को टाइम पर देते रहना तो उनको स्ट्रेस नहीं होगी और ऐसे ख्याल भी नहीं आएंगे। डॉक्टर की ये बात सुनकर वो दोनों ही बहुत खुश हुए। शादी के 3 साल बाद आज उन्हें ये इतनी बड़ी खुशी मिली थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। उस रात आराध्या दवाई खाकर सो गई, लेकिन सोते हुए उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी, जैसे कोई उसके कान में लगातार बड़ी ही तेजी से कुछ फुसफुसा रहा हो। वो आवाज इतनी बढ़ गई कि अचानक आराध्या की नींद टूट गई। उसने सामने देखा तो कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे कमरे में रखी अलमारी की तरफ से कुछ खटखट की आवाज आई, जैसे तो कोई लगातार अलमारी पर ठक ठक की आवाज कर रहा हो। उसने हिम्मत करके अलमारी की तरफ मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वही बच्चा अलमारी के ऊपर बैठा हुआ अपने पैरों को हिलाता हुआ बार बार अलमारी पर मार रहा था, जिसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसे देखकर आराध्या का पूरा शरीर डर से कांप गया। तभी अलमारी पर बैठा हुआ वो बच्चा आराध्या को देखकर हंसने लगा। वो वहां से बैठा हुआ सीधा अलमारी से नीचे कूद गया और अपने शरीर को उल्टा मोड़कर हाथ पैरों के बल चलता हुआ आराध्या की तरफ बढ़ने लगा। तभी डर के मारे आराध्या जोर से चिल्लाई तो मोहित की नींद खुल गई और वो बच्चा फिर से कहीं गायब हो गया। क्या हुआ आराध्या? आर यू ऑल राइट? वो बच्चा। प्लीज स्टॉप इट यार, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर। आराम से सो जाओ, मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है, तो प्लीज मेरी नींद मत खराब करो। हर बार की तरह इस बार भी मोहित ने आराध्या की इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन हर बढ़ते दिन के साथ उसके साथ ये हादसे और ज्यादा बढ़ने लगे। उसकी प्रेगनेंसी का ये 6वां महीना चल रहा था। शाम का समय था, हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। वह घर की छत पर कपड़े सुखाने के लिए आई थी। कपड़े सुखाते हुए वह हल्की हल्की आवाज में गाना गुनगुनाने लगी। तभी उसे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही बच्चा उसकी ओर आ रहा था, लेकिन इस बार वो बहुत गुस्से में था, जैसे उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ हो और वो इसका बदला लेना चाहता हो। आराध्या को देखकर वो उसकी तरफ बड़ी तेजी से आने लगा। डर के मारे आराध्या सीढ़ियों की तरफ भागी और उसका पैर मुड़ गया। वो सीढ़ियों से गिरती गिरती सीधा नीचे जाकर गिरी। गिरते ही वो वहीं पर बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद मोहित घर आया तो आराध्या को जमीन पर बेहोशी की हालत में देखा। उसके सर से खून निकल रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर वो बहुत डर गया। वो तुरंत ही आराध्या को हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा ठीक तो है ना? देखिए, हमने कोशिश करके आपकी वाइफ को तो बचा लिया, लेकिन आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। और क्या डॉक्टर? गिरने की वजह से उनका मिसकैरेज हुआ और उसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई है। मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन
अब आपकी वाइफ दोबारा कभी माँ नहीं बन पाएंगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर मोहित अंदर तक हिल गया, और जब ये बात आराध्या को पता चली तो मानो वो तो जैसे पागल ही हो गई। एक तो पहले ही उसके मन में उसके बच्चे के खो जाने का दुख था, ऊपर से ये दुख और कि अब वो फिर कभी मां नहीं बन पाएगी। इस बात ने जैसे उसे अंदर से पूरी तरह खत्म कर दिया। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। दिन में कभी खाया तो खाया, वरना 2-2 दिन तक भूखी रहती। मोहित से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो गवर्नमेंट द्वारा दिया हुआ वो विला छोड़कर कहीं और रहेगा। जब से हम इस घर में आए हैं तब से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, और यहाँ पर आने के बाद तुम्हारी जो हालत हो गई है मुझसे देखी नहीं जा रही। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम ये घर छोड़ देंगे। जब से आराध्या का मिसकैरेज हुआ था तब से आराध्या को वो बच्चा घर में कहीं नजर नहीं आया था, लेकिन जब मोहित ने घर को छोड़ने की बात कही तो अचानक वो बच्चा अलमारी के पीछे छिपकर आराध्या की तरफ झांकने लगा। आराध्या को महसूस हुआ कि कोई उसे अलमारी के पीछे से झांक झांक कर देख रहा है। तो उसने उस ओर देखा तो उस बच्चे की आंखों में आंसू थे, जैसे वो नहीं चाहता था कि आराध्या उस घर को छोड़कर जाए। नहीं मोहित, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना तो करना ही पड़ता है। तुम चिंता मत करो, मैं पहले से ठीक हूँ और धीरे धीरे और ठीक हो जाऊंगी। आराध्या की ये बात सुनकर उस बच्चे के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आराध्या ने उसकी ओर देखा तो चेहरे पर आंसुओं के सूखे हुए निशान थे और एक मुस्कुराहट थी। आराध्या के मन में अब सवाल उठने लगे कि आखिर जब इस घर में मौत उस लेडी की हुई तो उसे वो बच्चा क्यों दिखाई दे रहा है, और वो बच्चा कौन है। अब आराध्या उसकी कहानी जानना चाहती थी। अगले दिन मोहित ऑफिस गया तो शाम के समय आराध्या गार्डन में नए पौधे लगा रही थी। तभी वो समझ गई कि वही बच्चा छुप छुप कर उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वही बच्चा गार्डन में लगे एक पेड़ के पीछे छिपकर उसे देख रहा था। आराध्या समझ चुकी थी कि वो उसे बताना चाहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। आराध्या को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो। आराध्या को लगा कि उसके ऐसा बोलने पर वो उसके पास आएगा, लेकिन तभी वो कहीं गायब हो गया। आराध्या को कुछ समझ नहीं आया। तभी कुछ दिन बाद वो अपने गार्डन में बैठकर अपनी शाम की कॉफी एंजॉय कर रही थी और उसके सामने कुछ स्नैक्स और मिठाई रखी थी। तभी फिर से उसे वो बच्चा दिखाई दिया। वो खाने की तरफ देख रहा था। तुम्हें ये खाना है? बच्चे ने हाँ में गर्दन हिलाई तो आराध्या ने प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। तभी प्लेट से एक लड्डू अचानक कम हो गया। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ। आराध्या की ये बात सुनकर उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। वो आराध्या की तरफ बढ़ा और उसने उठकर आराध्या के माथे पर अपना हाथ रखा। तभी आराध्या को कुछ ऐसा पता चला जिसे जानकर उसकी रूह कांप गई। कितनी बार बोल दिया मैंने तुझे कि दूसरी शादी कर ले। ये नहीं दे सकती हमारे खानदान को वारिस। पता नहीं किस बांझ को हमने अपने घर की बहू बना लिया। तुम चिंता मत करो माँ, बस इस साल रुक जाओ। उसके बाद मैं इसे तलाक देकर दूसरी शादी करूंगा। इससे शादी करके तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। गायत्री बैनर्जी फैमिली की बड़ी बहू थी। उसकी शादी को 8 साल बीत चुके थे। हर इलाज करने के बाद भी उसे कोई संतान नहीं हुई, और इसी वजह से कभी सास के ताने तो कभी पति की खरी खोटी बातें सुनकर उसका जीवन तो मानो अंदर ही अंदर खत्म हो गया था। एक बच्चे को जन्म ना दे पाने का इल्जाम सब उस पर हावी ही करते जा रहे थे, और अब तो उसके पति ने शराब पीकर उसे मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। बांझ कहीं की, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ दो मुझे। श्याम ने कसकर गायत्री का गला दबा दिया। तभी उन दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के लोग वहां पर आ गए और जैसे तैसे गायत्री को श्याम से छुड़वाया। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है?
इसे मार कर खुद जेल जाना चाहता है क्या? ये मनहूस खुद तो मर जाएगी लेकिन तेरी जिंदगी खराब करके जाएगी। गायत्री की सास ने उसके बाल पकड़कर उसे जोर से धक्का दे दिया और फिर से वही ताने देकर उसे कमरे में बंद करके चली गई। अब यही जिंदगी चल रही थी गायत्री की। तभी कुछ दिनों बाद खबर सुनने को मिली कि गायत्री की देवरानी पेट से है और जब बड़ी बहू के होते हुए छोटी बहू पहले गर्भ से हो तो उसे मिलने वाले तानों की संख्या अब और भी बढ़ गई। वो जानती थी कि अगर उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया तो उसका पति उसे तलाक दे देगा और उनके अलावा इस दुनिया में उसका कोई और नहीं था। माता पिता का देहांत तो उसकी शादी के कुछ समय बाद ही हो गया था और भाई बहन के नाम पर कोई नहीं था। जब डॉक्टरी इलाज से कुछ नहीं हुआ तो वो घर वालों से छिपकर एक सिद्ध तांत्रिक के पास गई। तेरी परेशानी मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन एक साधना है जिसे अगर तू साध ले तो वो तेरी हर ख्वाहिश को पूरी करेगा। क्या साधना बाबा? तुझे कच्चा कलवा को साधना होगा। कच्चा कलवा? लेकिन ये क्या होता है बाबा? जिन बच्चों की मृत्यु 9 साल के अंतराल से पहले हो जाती है उन्हें कच्चा कलवा कहते हैं। उनकी साधना करके उनसे जो चाहे वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ बाबा। बताइए मुझे क्या करना होगा? जब छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो उनके शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। उनके शरीर को मिट्टी में दफना दिया जाता है जिससे उनकी साधना की जाती है। तुझे उसी मिट्टी में दफनाए हुए बच्चे की आत्मा को साधना होगा। लेकिन कैसे बाबा? मेरे पास अभी तुझे कुछ समझाने का समय नहीं है। मैं जानता हूँ ये मेरे जीवन का आखिरी समय चल रहा है, इसलिए मैं ये साधना करने में तेरी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस तंत्र की किताब में कच्चा कलवा साधने की विधि लिखी है। उस विधि से तू उसकी साधना करना और उसे साध कर दुनिया की जो भी खुशी तुझे चाहिए वो उससे मांग लेना। वो तुझे सब दे देगा। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना कि जिस कब्र को तू खोदेगी वो एक छोटे बच्चे की हो। गायत्री के दिमाग में अब ये बात बैठ गई। अब वो हर दूसरे तीसरे दिन कब्रिस्तान के पास जाकर चक्कर लगाने लगती और देखती कि कहीं किसी ने अपने मरे हुए बच्चे को दफनाया है या नहीं। तभी एक दिन एक बच्चे की मृत्यु हुई और उसके घर वाले उसे दफना कर रोते हुए वहां से चले गए। गायत्री ने उसकी कब्र को ध्यान से देखा और जब कुछ दिन बाद उसके ससुराल वाले अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए तो उसने घर से एक मिट्टी का छोटा कलश और लाल रंग का कपड़ा लेकर खुद एक काला लिबास पहनकर रात के अंधेरे में शमशान घाट में दाखिल हुई। उसने उसी कब्र को खोदा और बच्चे के शरीर के बचे हुए कुछ टुकड़े, थोड़ी मिट्टी और कुछ हड्डियों को उस कलश में भर दिया और उस कलश को उस लाल कपड़े से बांध दिया। वो शमशान घाट में बैठकर कच्चा कलवा को साधने के लिए साधना करने लगी। उसने यज्ञ कुंड के पास रखे एक धारदार चाकू से अपनी हथेली पर एक चीरा लगाया और उसकी हथेली से बहकर खून जब यज्ञ कुंड में पड़ा तो आग की लपटें बहुत ऊपर तक उठी और उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वह अचानक डर गई। तभी वहां पर रखा वो कलश जिसमें उसकी मृत्यु बच्चे की हड्डियां और शरीर के टुकड़े थे अचानक हवा में उड़ने लगा और बच्चे के रोने की बहुत तेज चीख के साथ सब कुछ अचानक से शांत होकर वह कलश उसके पास आ गया। वो उस साधना को करके बहुत खुश थी कि अब वो भी मां बन पाएगी। उसने उस कलश को अपने पल्लू में छुपाया और रात के लगभग 3 बजे अपने घर में दाखिल हुई। घर के सब लोग शादी में गए थे तो उससे सवाल करने वाला भी कोई नहीं था। घर आकर वो सबसे पहले अपने कमरे में गई। उसके कमरे में कुछ तंत्र का सामान बिखरा हुआ था। उसमें से उसने सिंदूर उठाया और कलश पर एक अजीब सा निशान बना दिया। उसने किताब में लिखा एक मंत्र बोला और कलश को लेकर वो सीधी अपने आंगन में गई और वहां की मिट्टी खोदकर उसने उस कलश को वहीं दबा दिया। वो उसे मिट्टी में दबाकर घर के अंदर जाने लगी। तभी उसे पीछे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। मैं यहाँ पर अकेला नहीं रहना चाहता।
तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओ ना। गायत्री ने तांत्रिक बाबा द्वारा दी गई उस तंत्र की किताब में कच्चे कलवे को सिद्ध करने की विधि को तो पढ़ लिया था, लेकिन वो ये पढ़ना भूल गई थी कि अगर साधना पूरी होने के बाद और कलश को मिट्टी में गाड़ने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन जब उसके कानों में वो आवाज पड़ी तो उसने पीछे मुड़कर देख लिया। 2 दिन बाद उसके परिवार वाले शादी से वापस घर आए तो उनके होश उड़ गए। गायत्री का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और उसकी जीभ भी बाहर को लटक कर आई हुई थी। वो इतनी भयानक लग रही थी कि घर वाले उसे देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई, लेकिन उसकी मौत के साथ साथ ये देखकर चौंक गई कि उसके कमरे में तंत्र मंत्र का इतना सारा सामान बिखरा हुआ है। अच्छा ये बताइए, ये शुरू से ही इस तरह की तंत्र मंत्र करती थी या इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी? इस तरह का केस तो हमने पहली बार देखा है। इनकी हालत देखकर हमें कुछ सामान्य नहीं लग रहा। हमने बहुत बार समझाने की कोशिश की थी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इसने हमारी बात कभी नहीं मानी। पता नहीं हर समय बस इस काले जादू में ही लगी रहती थी। इसी ने इसकी जान ली है। देखिए, इनकी जान किसने ली है और किसने नहीं वो तो हम पता लगा ही लेंगे। रघु, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि अचानक दौरा पड़ने के कारण गायत्री की मौत हो गई। लेकिन जैसी उसकी हालत थी, उसे देखकर इस बात का कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसकी मौत के बाद उनके घर में अजीब अजीब हादसे होने लगे। कभी घर वालों को घर में गायत्री की आत्मा दिखाई देती तो कभी एक छोटे बच्चे की। गायत्री को तो सब जानते थे, लेकिन वो बच्चा कौन था कोई नहीं जानता था। सुमित्रा ने घर में शांति के लिए पंडित जी से हवन करवाया। मैं हवन करके घर का शुद्धिकरण तो कर दूंगा और आपकी बहू की आत्मा को भी मुक्ति दिला दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ इस घर में एक कच्चे कलवे की भी आत्मा है। वो यहाँ पर बंध गई है। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो इस घर को छोड़ दो और कहीं दूर चले जाओ। वो लोग उसी दिन उस घर को छोड़कर चले गए, लेकिन उसके बाद जो भी वहां पर रहने के लिए आया उसे उसी बच्चे की आत्मा दिखाई देती। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन जब कोई किसी आत्मा को अपने सामने देख ले तो डर के मारे उसे वो घर छोड़कर जाना ही पड़ता। लेकिन जब आराध्या ने उस बच्चे की आंखों में आंसू देखे और ये समझा कि उस बच्चे ने उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो वो उसके आंसुओं के पीछे का दर्द और कहानी जानने को आतुर हो गई। और आज जब उसने उसके पीछे की कहानी जान ली थी तो वो सब कुछ समझ गई। मैं समझ गई हूँ कि उसने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी अस्थियों को साध कर तुम्हें कैद कर लिया और तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बंद हो गया, और इसीलिए तुम इतने सालों से इस घर में भटक रहे हो। शायद तुम हमेशा सबको इसीलिए नजर आते थे कि कोई तुम्हें मुक्त करा सके, मगर कोई तुम्हें समझ ही नहीं पाया। लेकिन मैं तुम्हें और परेशान नहीं होने दूंगी। तुम मुक्ति के लिए तड़प रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मुक्ति हो और तुम फिर से इस दुनिया में एक बच्चे के रूप में जन्म लो। आराध्या अब उसकी कहानी जान चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि वो और सालों तक इसी तरह तड़पता रहे। उसने सब कुछ मोहित को बताया, लेकिन उसने फिर से उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, तो वो सीधे मंदिर के बड़े पुजारी जी के पास गई। जिन बच्चों की आत्माओं को कच्चा कलवा साधना करके कैद कर लिया जाता है, उनकी मुक्ति इतनी आसानी से नहीं होती बेटी। उसकी मुक्ति के लिए 21 ब्राह्मणों को एक साथ घर में बैठकर यज्ञ करना होगा, तभी उसकी मुक्ति हो पाएगी। उसकी मुक्ति का जो भी मार्ग है आप कीजिए पुजारी जी। आराध्या ने घर पर पूजा रखी। पहले तो मोहित इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन जब उसने यज्ञ होते देखा और अपनी आंखों के सामने उस बच्चे की आत्मा को मुक्त होते हुए देखा तो उसे आराध्या की सारी बातें समझ आ गई। ब्राह्मणों ने आंगन में गड़े उस कलश को निकालकर उसे यज्ञ कुंड में प्रवाहित कर दिया। पूरे 21 ब्राह्मणों के कई घंटे तक किए गए यज्ञ के बाद उस बच्चे की आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन जब वो मुक्त हो रहा था तब उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर आराध्या को देखते हुए एक बात कही। माँ, तुमने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ
मुक्त होकर मैं तुम्हारे पास वापस जरूर लौटूंगा। आराध्या की आंखों में भी आंसू आ गए और वो एक रोशनी बनकर आकाश में कहीं ओझल हो गया। डॉक्टर ने तो ये कह दिया था कि आराध्या कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन जिस दिन वो बच्चा मुक्त हुआ था उसके ठीक 9 महीने बाद आराध्या ने अपने बेटे को जन्म दिया। वो समझ गई थी कि वही बच्चा लौटकर उसके पास आया है। उसके दुलार के लिए तरसता वो बच्चा अब उसकी गोद में खेलकर खिलखिला रहा था। और डॉक्टर भी आराध्या का ये मिरेकल केस देखकर हैरान थे, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई तो सिर्फ आराध्या ही जानती। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो हम डरावनी स्टोरी बनाते हैं, पर मैं आपको एक डरावना स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से 98% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो अगर आप भी उन 98% में से हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए